हेलो साथियों, स्वागत है एक बार फिर से स्टडी विद आसिफ में। साथियों, आज की जो क्लास होने वाली है आप सबके लिए, हम लोग सबसे पहले यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्ज़ाम के सिलेबस पे चर्चा करेंगे एक बार फिर से। और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें अभी हमारी रह गई हैं पढ़ने से और किस किन चीज़ों पे हम लोगों ने बात कर ली है, डिस्कशन कर ली है, सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे कि क्या आगे की प्लानिंग होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए पेट के एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि जिस तरीके से लेखपाल के एग्ज़ाम में मेरिट तैयार की गई थी यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए, जो शॉर्ट लिस्ट तैयार की गई थी साथियों, उसकी मेरिट थोड़ा सा हाई थी। तो उसको देखते हुए हमें अब तैयारी को थोड़ा सा अच्छे तरीके से अपनी आगे बढ़ाना है, क्योंकि समय बहुत लिमिटेड है हम लोगों के पास। अक्टूबर में पेपर प्रस्तावित है और लगभग मेरे पास हम लोगों के पास लगभग 1.5 मंथ का लगभग समय मिला अभी बाकी है, जिसमें हमको पूरी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है पेट के एग्ज़ाम के लिए। तो साथियों, और स्ट्रेटजी लास्ट में हम लोग स्ट्रेटजी पे चर्चा करेंगे सिलेबस के बाद कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से आगे पढ़ाई करनी है और क्या हमारा प्लान रहेगा आगे पढ़ाई करने का। ये सारी चीज़ों पे हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे साथियों कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का सिलेबस क्या है, पूरी तरीके से एक बार फिर से देखेंगे। और आप भी अपने पढ़ाई करते समय टेबल पे, स्टडी टेबल पे इस यूपी ट्रिपल एस सी पेट का सिलेबस अपने सामने रखे रहिएगा, हमेशा रखे रहिएगा। और उस पर आप चेक करते रहिएगा किस तरीके से आप तैयारी कितना कर चुके हैं, क्या क्या चीज़ें भी रह गई, छूट रही, क्या क्या चीज़, सारी चीज़ें अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सभी चीज़ों को हमको सभी चीज़ों पे एक बार नज़र दौड़ा लेनी है अपने अच्छे से, ताकि वो चीज़ें आपकी क्लियर रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले यूपी ट्रिपल एस सी पेट के सिलेबस की एक बार फिर से हम लोग चर्चा करते हैं। साथियों, ये आपका सिलेबस है आपके सामने और इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, जो सबसे पहले बात करेंगे साथियों इस पे पहले सब्जेक्ट की ओर। सबसे पहले जो सब्जेक्ट है इसमें भारतीय इतिहास है साथियों। भारतीय इतिहास सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास में क्या क्या चीज़ें हैं सिलेबस में हमारी, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो क्या क्या चीज़ें अभी हैं, क्या क्या चीज़ें सिलेबस में पूरी दी गई हैं। तो इसमें सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता है दोस्तों, आपको पढ़ना है। सिंधु घाटी की सभ्यता आपको पढ़ना है साथियों। इसको जूम करते हैं थोड़ा सा और। इसमें सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ना है। उसके बाद वैदिक सभ्यता पढ़ना है साथियों। उसके बाद बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की सारी जीवनी और शिक्षाएं के बारे में अच्छे से हमको देखना है। और उसके बाद जैन धर्म में महावीर स्वामी की जीवनी और शिक्षाओं के बारे में हमें अच्छे से देखना है साथियों, जो कि मैंने प्रैक्टिस कराया है। सिंधु घाटी की सभ्यता का भी, वैदिक संस्कृति की भी प्रैक्टिस मैंने कराई है, बौद्ध धर्म की, जैन धर्म की सारी चीज़ों की हमने प्रैक्टिस कराया है साथियों। मौर्य वंश किसके बाद है, मौर्य वंश के बारे में पढ़ना है। मौर्य वंश में खास करके सम्राट अशोक के बारे में हमें गहनता से देखना है साथियों। और उसके बाद गुप्त वंश देखना है। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में गहनता से देखना है सारी चीज़ों को। और हर्षवर्धन को देखना है, इसके साथ साथ राजपूत काल को देखना है, सल्तनत काल को देखना है। और आगे बढ़ते हैं, सल्तनत काल के बाद हमें मुगल साम्राज्य पढ़ना है और मराठा साम्राज्य को पढ़ना है। उसके बाद ब्रिटिश राज का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये सारी चीज़ें हमें इतिहास में पढ़ना है साथियों। और इतिहास का जो प्रश्न पत्र होगा वो 5 नंबर का होगा। इतिहास का जो क्वेश्चन होगा वो 5 नंबर का आएगा साथियों, आपको ये भी साथ में ध्यान देना है। 5 नंबर का इतिहास है यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्जाम में। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है साथियों। और ये रहा इतिहास का। आगे बढ़ते हैं, इतिहास में दूसरा पार्ट है दोस्तों इसी में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये भी आपका 5 नंबर का आएगा। लगभग इतिहास आपका 5 + 10 नंबर का इतिहास आएगा आपको साथियों, ध्यान देना है लगभग, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जोड़ दिया जाए इसमें, तब लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष हैं साथियों, स्वदेशी सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, ये भी इसमें आपको पढ़ना है साथियों। और इसके साथ साथ क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय पढ़ना है आपको। विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट के बारे में हमें 1935 के एक्ट के बारे में हमें गहनता से पढ़ना है साथियों। और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में वह इतिहास में हमें पढ़ना है साथियों। ये सारी चीज़ें हमें लगभग इतिहास में पढ़ना है। 5 नंबर इतिहास और ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मिला के 10 नंबर का ये पूरा सेट है आपका इतिहास का। 10 नंबर का लगभग पेट के एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों। तो ये सारी चीज़ों को हमें पढ़ना है। अब आप इसमें अनुमान लगा सकते हैं क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ ली हैं और क्या क्या चीज़ें आपकी पढ़ने के लिए रह गई हैं साथियों। आप बहुत ही इसको ध्यान से देखना है और सारी चीज़ों को आप फिर से जो भी समय है उस लिमिटेड पीरियड में आपको तैयार करना है साथियों, नई रणनीति के साथ। आगे बढ़ते हैं, तीसरे पार्ट में आते हैं। तीसरा पार्ट जो आपका है इसमें वो है ज्योग्राफी का।
ज्योग्राफिकल पार्ट है तीसरा, और इसमें हम देखेंगे ज्योग्राफी में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें ज्योग्राफी में भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल पढ़ना है। भारत का और विश्व का दोनों का भौतिक भूगोल हमें पढ़ना है, साथ ही ये आपको ध्यान देना है। उसमें भारत और विश्व के भूगोल में के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, नदियों की घाटी को पढ़ना है, भूजल और संसाधन को पढ़ना है, भूजल संसाधन को पढ़ना है, पर्वत पहाड़ियाँ और हिमनद को पढ़ना है, पर्वत पहाड़ी और हिमनद को पढ़ना है साथियों, ये भी आपको ध्यान देना है। और उसके साथ साथ मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र को भी पढ़ना है, और वन को पढ़ना है, और खनिज संसाधन को विशेषकर भारत में इसको भी पढ़ना है साथियों। ये सारी चीज़ें जो हैं साथियों आपको ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें भारत के सापेक्ष और विश्व के सापेक्ष दोनों में पढ़ना है, आपको ध्यान देना है। भारत और विश्व दोनों के सापेक्ष में पढ़ना है आपको साथ में, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, आगे जो आपका सिलेबस है भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, इसमें आपको इसमें आपको सारी चीज़ें भारत और विश्व के राजनीतिक भूगोल के बारे में आपको पढ़ना है, और उसके बाद जलवायु तथा मौसम के बारे में पढ़ना है, टाइम जोन के बारे में पढ़ना है। ये सारी चीज़ों को आप ध्यान से देखते चलिए। और उसके बाद है जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास, ये सारी चीज़ें आपको ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ना है साथियों। तो आप ज्योग्राफी का देखा जाए साथियों, तो ज्योग्राफी का भी 5 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा 5 नंबर के लिए पेट के एग्जाम में, ये भी आपको साथ में ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अगले पार्ट में क्या हमको पढ़ना है, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं यूपी ट्रिपल पेट के एग्जाम में। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे, इसका भी 5 नंबर का है साथियों, 5 नंबर का पेपर सेट आएगा। और इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे पहले आपको भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 91 तक की जितनी अर्थव्यवस्था, जितनी भी योजनाएं हैं, ये सारी चीज़ों का पढ़ना है। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको बता दें, 1947 से 1991 तक की अर्थव्यवस्था में क्या क्या पढ़ना है। योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ना है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र को पढ़ना है, हरित क्रांति के बारे में पढ़ना है, और दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड के बारे में पढ़ना है, और उसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार के बारे में पढ़ना है। इन सारी चीज़ों को 1947 से 91 तक आपको ध्यान से पढ़ना है, इन सब चीज़ों को, ये सिलेबस में आपके दिया गया है पेट के। उसके बाद वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार और उसके बाद की अर्थव्यवस्था को भी पढ़ना है, और उसके बाद वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधारों के बारे में भी पढ़ना है। वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधारों में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ों को भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें हमें कृषि सुधार को पढ़ना है, ढांचागत सुधार को पढ़ना है, श्रम सुधार को पढ़ना है, आर्थिक सुधार को पढ़ना है, और जीएसटी के बारे में हमें अंत में पढ़ना है साथियों। इन सारी चीज़ों को आप 2014 के पश्चात के जो आर्थिक सुधार हुए हैं उन सारी चीज़ों में इन सब चीज़ों को हमें एक साथ पढ़ना है, ये आपको ध्यान देना है साथियों। आगे बढ़ते हैं, अब अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अगले पार्ट में क्या है साथियों, अगले पार्ट में जो दिया गया है वो है 5वां पार्ट भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। इसका भी जो मार्क्स होगा वो 5 नंबर को होगा, आपको ध्यान देना है। और इसमें भारतीय संविधान में हमें क्या क्या पढ़ना है, सारी चीज़ों को हम देख लेते हैं क्रमबद्धता से। और इसमें सबसे पहले भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं को पढ़ना है। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य को पढ़ना है, संसदीय प्रणाली को पढ़ना है, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध को पढ़ना है, और न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को भी पढ़ना है साथियों। इन सब चीज़ों को इसमें पढ़ना है। उसके बाद जिला प्रशासन के बारे में पढ़ना है, अस्थायी निकास और पंचायती राज संस्थाओं के बारे में भी पढ़ना है साथियों। ये हमारा पॉलिटिकल पार्ट है दोस्तों, इसमें ये सारी चीज़ों को पढ़ना है। और इसके आगे भी हमें पढ़ना है साथियों, ये भी नीचे दिया है, अभी आगे वो भी आपको दिखाएंगे हम। इसके साथ साथ और भी चीज़ें पॉलिटिकल की चीज़ों में, पॉलिटिक की चीज़ें में हैं, आपको वो नीचे मिलेंगी अभी। तो अगले पार्ट की ओर सबसे पहले बात कर लेते हैं। सामान्य विज्ञान के विषय में क्या क्या पढ़ना है, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान पढ़ना है, प्रारंभिक रसायन विज्ञान पढ़ना है, प्रारंभिक जीव विज्ञान पढ़ना है। आपको बहुत डीपली जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक एक जो है आपको साइंस के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। बेसिक आपको साइंस के कुछ चीज़ें आपको पढ़नी है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है। इसका भी जो नंबर है वो 5 नंबर का है, ये भी आपको ध्यान देना है साथियों। इसके बाद गणित की ओर आते हैं। मैथ में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। मैथ का भी जो सिलेबस है बहुत शॉर्ट है, बहुत ज़्यादा इसमें डीपली नहीं पढ़ना है आपको। सबसे पहले मैं बता दूं मैथ को आपको किस लेवल तक पढ़ना है। मैथ का जो लेवल होगा आपका लेवल 2 तक, आप सारे क्वेश्चनों को लगभग आप सॉल्व कर लीजिए। लेवल 2 तक के क्वेश्चनों को एक भी क्वेश्चन आपको से छूटना नहीं चाहिए। हर चैप्टर का लेवल 2 तक का जो क्वेश्चन बनते होंगे, लेवल 2 तक आप सारे क्वेश्चनों को आप अच्छे से देख लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा उसकी, और ज़्यादातर कोशिश करिएगा प्रैक्टिस करने की। मैथ की सिर्फ प्रैक्टिस करिए आप, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल और सारे किताबी ज्ञान आपको नहीं लेना है उसमें से। सिर्फ जितना हो सके अधिक से अधिक आप क्वेश्चनों को सॉल्व करिए मैथ के, बस यही आपके लिए सबसे अच्छा स्ट्रेटजी होगा। तो इसमें आपको प्रारंभिक गणित, अंक गणित में क्या पढ़ना है, पूर्ण संख्या और भिन्न एवं दशमलव ये चीज़ें आपको पढ़ना है। फिर परसेंटेज पढ़ना है,
और साधारण अंकगणितीय समीकरण पढ़ना है, और वर्गमूल और घनमूल पढ़ना है, घातांक एवं घात पढ़ना है, एवरेज पढ़ना है। ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है साथियों, इसको आप ध्यान देना। और इसके नीचे भी नहीं, इतना ही है, इतना आपको प्रारंभिक गणित में, अंक गणित में इतना पढ़ना है साथियों। बहुत ही शॉर्ट सिलेबस है इसका, 5 नंबर का है। और इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन आपके लिए होगा, आप जितना भी अच्छा कैलकुलेशन अपना अच्छा कर लें, इसके लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटजी यही मैं कहूँगा कि आप जितना अच्छा अपने कैलकुलेशन करेंगे उतने अच्छे से आप इस जो सिलेबस में आपके दिया गया है जो चैप्टर, वो चैप्टरों को आप सिर्फ कैलकुलेशन के माध्यम से अच्छा सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले इसके लिए कैलकुलेशन अच्छी करने के लिए आपको क्या करना होगा साथियों, सबसे अच्छे इसके कैलकुलेशन को बेहतर करने के लिए आप सबसे पहले 30 तक के आपको टेबल, सबसे पहले 30 तक के आपको टेबल, वर्गमूल और घनमूल, ये तीनों चीज़ों को आप 30 तक के एकदम जुबान पे रटे होने चाहिए। आप जब इन 30 तक के आप वर्गमूल, घनमूल और टेबल्स को आप अच्छी तरीके से रटे रहेंगे, सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी, तो आपको कैलकुलेशन करने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं पेट के एग्जाम में, एक नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, आपको सिर्फ कैलकुलेट करके उन्हें आंसर तक पहुँचना रहता है। तो आप बिल्कुल यही एक स्ट्रेटजी आपके लिए है कि आप अच्छी तरीके से आप कैलकुलेशन अच्छा अपना कर लें, और जो चीज़ें मैंने बताई हैं 30 तक के, जो कम से कम 30 तक के मैंने बताया है, 30 तक के टेबल, 30 तक के वर्गमूल, 30 तक के घनमूल, इन चीज़ों को आप कम से कम आप तैयार करके रखिए, या इसे आप जुबान पे अपने याद रखिए हमेशा। आगे बढ़ते हैं, अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला पार्ट जो हमारा है वो है सामान्य हिंदी का। सामान्य हिंदी में हमें क्या क्या पढ़ना है? सामान्य हिंदी में सबसे पहले हमें संधि पढ़ना है, विलोम शब्द पढ़ना है, पर्यायवाची पढ़ना है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ना है, लिंग पढ़ना है, समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द पढ़ना है, मुहावरे लोकोक्तियां पढ़ना है, समान अशुद्धियां पढ़ना है, लेखक और रचना, ये थोड़ा साहित्य का भी पार्ट इसमें जुड़ा हुआ है, ये भी आपको पढ़ना है। इसमें बहुत, इसका भी सिलेबस बहुत ही शॉर्ट है और बहुत ही नॉर्मल चीज़ें इसमें हैं, आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है कुछ चीज़ें। आपको संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां और लेखक और रचनाएं, इन सारी चीज़ों को आपको सामान्य हिंदी के अंतर्गत पढ़ना है साथियों। ये भी 5 नंबर का आपका होगा सेट, 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, 5 नंबर का, ये भी आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं अंग्रेजी में आपको जो पढ़ना है, अंग्रेजी में जो आपको पढ़ना है साथियों, वो पढ़ना है अंग्रेजी व्याकरण, ग्रामर का पोर्शन और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न आपको दिया जाएगा साथियों। गद्यांश आपको इंग्लिश के दिया जाएगा, उसमें आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको एक पूरा गद्यांश दिया जाएगा, उसमें से आपको 1-2 क्वेश्चन, जो भी 3 क्वेश्चन जो भी बनेंगे वो छांट के आपको उसमें सॉल्व करना रहेगा। तो यहाँ पे जो आपका, ये आपका इंग्लिश का सिलेबस हो गया, सिर्फ इतना साथियों, 5 नंबर का होगा, ये भी आपको साथ में ध्यान देना है। हिंदी का 5 और इंग्लिश का 5, इसके साथ आगे क्या पढ़ना है आपको, ये भी आपको देना है। लॉजिकल रीजनिंग, आपको लॉजिक और रीजनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। रीजनिंग में हमें क्या पढ़ना है? बृहद एवं लघु, क्रम रैंकिंग, संबंध और समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण एवं प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगमनात्मक तर्क, विश्लेषण और निर्णय, ये आपको, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। इसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको रीजनिंग में दिखेंगे इस चैप्टर से साथियों। ये आपका रीजनिंग का चैप्टर है। अब इसके लिए, रीजनिंग के लिए आप सबसे बेहतर ऑप्शन आपके लिए यही है कि मैथ के साथ आप रीजनिंग का भी आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व करिए, नॉर्मल क्वेश्चन से लेके मॉडरेट तक, इजी टू मॉडरेट की ओर सॉल्व करिए, इजी से स्टार्ट करिए और मॉडरेट की ओर जाइए, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए रीजनिंग की, मैथ की, आप सारी चीज़ें आप बहुत क्लियर हो जाएंगी। इसका भी जो क्वेश्चन होगा संख्या, वो 5 नंबर का होगा, ये भी आपको ध्यान देना है साथियों। आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर की बात कर लें। भारतीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर के करंट अफेयर आपके पूछे जाएंगे, वो 10 नंबर पे, ये आपको भी ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट आपके लिए है करंट अफेयर। और 4 चीज़ें इसमें 10-10 नंबर की पूछे जाएंगी, जिसमें आपका पहला है करंट अफेयर, मैंने अभी बात की, करंट अफेयर में भारतीय और वैश्विक स्तर पर करंट अफेयर आपको पढ़ना है। तो इसमें आपको करंट अफेयर के लिए सबसे पहले मैं बता दूं, करंट अफेयर किस तरीके से आपको पढ़ाई करना है। करंट अफेयर का आप पिछले 6 मंथ का आप पूरा अच्छे तरीके से मैगजीन ले लीजिए, 6 मंथ की जितने भी करंट इशूज़ हैं, उन सारे जो 6 मंथ के इशूज़ हैं, या जनवरी से आप सारी चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। जनवरी से अभी तक की जितने भी, अगस्त तक जितने भी करंट इशूज़ हैं, सारे को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। यहीं से सारे क्वेश्चन आपके पुटअप हो जाएंगे, यहीं से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आप इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस का भी सहारा ले सकते हैं, आप कहीं कुलपति की क्लास भी देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको करंट के सारे चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, वहाँ से आप भी गौरव सर की क्लास देख सकते हैं। तो मैं सिर्फ, मेरा मकसद यही है कि आप किसी तरीके से अच्छे नंबरों से पेट के एग्जाम में क्वालिफाई हों, क्योंकि कम नंबरों से पास होना
इसमें सही नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि नंबर अगर कम रहेंगे आप किसी भी एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे, कोई मतलब नहीं होगा फिर यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्जाम में बैठने का। तो साथियों आपको अच्छे नंबरों से पास होना है, तो आपको हर रणनीति अच्छे तरीके से आपको बनानी होगी खुद से, किस तरीके से जिस सर की आपकी जिस भी टीचर्स की आप क्लास ले रहे हो आप उस क्लास को जारी रखिए, अच्छे से जारी रखिए, क्योंकि उसके साथ साथ आप अन्य चीज़ों पे फोकस करिए, रणनीति अच्छी बनाइए जिससे आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ, अच्छे एग्जाम में अच्छा अपना रिजल्ट बना पाए। तो साथियों जो करंट अफेयर का है वो 10 नंबर का है, आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। इसमें मेरा मानना यही है कि जनवरी से अभी तक की जितने भी करंट इश्यूज हैं आप मैगजीन लीजिए, बुक्स ले लिए जो आई हों मार्केट में, जनवरी से अभी तक की सारे करंट अफेयर्स आप अच्छे से उन्हें देख लीजिए, वहीं से आपके सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। इसके साथ साथ जनरल अवेयरनेस के लिए समान जागरूकता में क्या क्या पूछेगा आप ये भी देख लीजिए दोस्तों। इसमें है भारत के पड़ोसी देश के बारे में, ज्योग्राफिकल पार्ट है ये, देश, राजधानी और मुद्रा, ये भी आपको देखना है ध्यान से। उसके बाद भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अच्छे से देखना है साथियों। उसके बाद ये तीनों ज्योग्राफी का पार्ट है, इसको आप देख लेना साथियों, तीनों आपका ये सिलेबस में है, तो इसको अलग से दिया गया है। और इसके बाद भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद को भी आपको पॉलिटी का पार्ट है, इसे देखना है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस जितने हैं वो आपको तैयार करना है अच्छे से। विश्व संगठन और उनके मुख्यालय जितने हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, उनको तैयार करना है। और भारतीय पर्यटन स्थल जितने हैं उनको भी, स्टैटिक जीके है आपको ये ध्यान देना है, स्टैटिक जीके में हमें क्या क्या पढ़ना है, भारतीय पर्यटन स्थल जितने हैं उन्हें आपको तैयार करना है। भारत की कला और संस्कृति के बारे में आपको पढ़ना है, सारी चीज़ों को तैयार करना है। भारत और विश्व खेल के बारे में यहाँ पे पूछा जाएगा, उसको भी आपको पढ़ना है। भारतीय अनुसंधान संगठन के बारे में, जितने भी अनुसंधान संगठन हैं उनके बारे में पढ़ना है हमें। और आगे बढ़ते हैं, आगे क्या पढ़ना है हमें, आगे जो है प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक जितने भी फेमस पुस्तकें हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। और पुरस्कार और विजेता, जितने भी पुरस्कार और विजेताओं की लिस्ट है वो सारी चीज़ों का हमें यहाँ पे पढ़ना है साथियों। आगे बढ़ते हैं, स्टैटिक जीके की बात करें, ये भी आपका 10 नंबर है। देखिए दो चीज़ें यहाँ पे, करंट अफेयर 10 नंबर, स्टैटिक जीके जो है वो भी 10 नंबर का यहाँ पे पूछा जाएगा, आपको ये भी ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पे 10-10 नंबर के तीनों पार्ट्स हैं, जो अपठित हिंदी गद्यांश का, ग्राफ और तालिका का, और ग्राफ का 10 और तालिका का 10, ये चीज़ें आपको ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें आपको पूछना है इसमें। और इसमें अपठित गद्यांश में 13वें पे आपको देख लेना है साथियों, इसमें 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका, 10 नंबर का। इसमें अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण आएगा, इसमें 2 गद्यांश आपसे पूछे जाएंगे साथियों, 2 गद्यांश पूछे जाएंगे। इसमें 2 गद्यांशों में आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें से आपको क्वेश्चन 5-5 क्वेश्चन के 2 गद्यांश आपसे पूछे जाएंगे, 5-5 क्वेश्चनों के। और आपको इसमें ध्यान, इसमें आपको ज़्यादातर आपको गद्यांश को पढ़ के उसी से आपको सॉल्व करना है। इसमें आपका विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन आपके इसमें पूछ लेता है। तो आप इजी है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर नहीं पूछता है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्वेश्चन अधिक से अधिक सॉल्व कर लेना, जिससे आपको एक अनुमान लग जाएगा साथियों हमें किस तरीके से क्वेश्चन वहाँ पे मिलने वाले हैं। और ग्राफ और तालिका की बात करें साथियों, ये मैथ का पोर्शन है, ग्राफ और तालिका 10 नंबर की आएगी, ग्राफ 10 नंबर का और तालिका 10 नंबर की, अलग अलग है दोनों, आप दोनों को पढ़ना है। इसमें ग्राफ 2 ग्राफ आएगा और 2 तालिकाएं आएगी साथियों। इसमें ग्राफ और तालिकाओं में आपको करना क्या है साथियों, इसमें जो पूछता है, इसमें ग्राफ और तालिकाओं में प्रतिशत निकालने के लिए कहता है, और ज़्यादातर अनुपात समानुपात के क्वेश्चन इसमें ज़्यादातर रहते हैं, और अधिकतम या कम के बारे में इसमें आपको पूछता है ग्राफ में, इन सारे टाइप के क्वेश्चन। इसके लिए भी आपको कैलकुलेशन का पूरा मेन इशू है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं था, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ बात यह है कि आप प्रैक्टिस किस तरीके से किए हैं उस पर आपको फोकस करना है। इसमें ज़्यादा लेवल आपका जो ग्राफ और तालिका का होता है, एक सामान्य सा प्रश्न होता है और 5-5 क्वेश्चनों का आएगा, 2 ग्राफ 2 तालिका है, आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं साथियों। सिर्फ कैलकुलेशन का पूरा इशू इसमें आता है, जो अगर आपका कैलकुलेशन बढ़िया है तो आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो साथियों ये रहा आपका सिलेबस, ये सारी चीज़ों पे मैंने बात की। और रही बात साथियों सिलेबस के साथ साथ अब हम किस तरीके से आगे की रणनीति तैयार करें, कैसे आप किस तरीके से आप कम समय में जो समय बचा है उसमें आप कैसे किस तरीके से आप सिलेबस को कर सकते हैं साथियों। तो सिलेबस को कवर करने के लिए सबसे पहले आप जिस टीचर की क्लास ले रहे हो, जिस भी चैनल पे, मैं नहीं कहूँगा कि आप यहीं पे क्लास नहीं, किसी भी चैनल पे आप क्लास ले रहे हो, सबसे पहले आप रेगुलर बेसिस पे आप क्लासेस करते रहो। जिस तरीके से आप हर चैप्टर की क्लासेस आपको मिल रही हो, आप रेगुलर बेसिस पे आप क्लासेस लेते रहो। उसके साथ साथ आप दूसरे नंबर पे आप हर चैप्टर की हर सब्जेक्ट की आप एक प्रैक्टिस को आप जारी रखें साथ में। प्रैक्टिस का जो अहम रोल होने वाला है वो एग्जाम में बहुत होने वाला है साथियों। और मैथ और अंक ग्राफ तालिका जो 10-10 नंबर के सारे पोर्शन हैं, जो आपका अपठित गद्यांश वाला पोर्शन, 5 पोर्शन आपके ऐसे हैं जो 10-10 क्वेश्चनों के सेट आएंगे 10-10 नंबर के, उन चीज़ों पे आपको ज़्यादा वर्क करना है, जिसमें आपका ग्राफ और तालिका हो गया, ग्राफ तालिका
और उसके बाद आपका हो गया करंट का इशू आ गया, उसके बाद आप स्टैटिक जीके ये और अपठित गद्यांश जो हिंदी का, ये 5 पोर्शन पे आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करना है। आपको करंट इशूज़ के लिए मैंने बताया है, करंट इशूज़ की रणनीति यही होगी आपके लिए कि आप सबसे पहले जनवरी से लेके अब तक के जितने भी करंट इशूज़ हैं, जितने भी योजनाएं हैं, जितने भी नियुक्तियां हुई हैं, जितने भी चर्चित व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, और जितने भी राष्ट्रीय पुरस्कार, इन सारे चीज़ों को आप अच्छे तरीके से जनवरी से अब तक के आप अच्छे तरीके से इसे देख लीजिए। यहीं से सारे क्वेश्चन आपके करंट के मिल जाएंगे। साथियों, आप इसके लिए मार्केट से बुक्स वगैरह ले सकते हैं। अब 6 मंथ की पूरा पुरानी आ गई होंगी बुक्स वगैरह, आप उन सारे बुक्स को लेके आप अच्छे तरीके से उसे तैयार कर लीजिए। सारे क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएंगे। और उसके बाद साथियों, करंट के बाद स्टैटिक जीके के लिए आप अधिकतम अब मिक्स क्वेश्चन आप सॉल्व करने की प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। स्टैटिक जीके के लिए आप मिक्स टाइप के जब क्वेश्चन करेंगे, उसमें हर चैप्टर से सारे क्वेश्चन बार बार आएंगे, आप थोड़ा सा एक जो कॉन्फिडेंस होता है पेपर सॉल्व करने का, वो आपका बढ़ेगा और काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर होते जाएंगी। आपकी जो भी डाउट होंगे वो सारी चीज़ें आपको अधिकतम जब सॉल्व करेंगे पेपर, आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी साथियों। और मेरा कहना यही होगा कि आप पढ़ाई के साथ साथ आप थ्योरी पोर्शन को जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ आप प्रैक्टिस पे अधिकतम इस समय आप जोर देना स्टार्ट कर दीजिए साथियों। उसके बाद स्टैटिक जीके के बाद आप जो हिंदी का गद्यांश का पोर्शन होता है, आपका दो पोर्शन आएगा 10 नंबर का, 2 गद्यांश आएगा, उसमें आपको 5-5 क्वेश्चन मिलेंगे साथियों। उसमें उसके लिए आपको विलोम शब्द, समानार्थी शब्द अगर आपका अच्छा से क्लियर है तो आपके उसमें से सारी चीज़ें आपको क्लियर कर लेंगे। बहुत ही सामान्य से विशेषण के बारे में पूछ लेता है और क्रिया विशेषण के बारे में पूछ लेगा उसमें ग्राफ से। ये सारी चीज़ों को आपको उसमें से क्लियर रखना है। आप थ्योरेटिकल पोर्शन हिंदी का थोड़ा सा पढ़े रहेंगे तो इधर सामान्य से क्वेश्चन होते हैं गद्यांश के, आप उसे भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके मुफ्त के नंबर साथियों हैं, इनको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका ग्राफ और तालिका में मैंने बार बार बताया साथियों, आप ग्राफ और तालिका के क्वेश्चन के लिए आप कैलकुलेशन अपना अच्छा कर लीजिए। पूरे मैथ का जो सिलेबस इसमें जोड़ा गया है साथियों, सिर्फ आपको कैलकुलेशन बेस्ड जो सारे क्वेश्चन हैं, आपको बहुत ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। मैंने इसके लिए कैलकुलेशन के लिए आपको बताया था मैंने कि आप 30 तक के टेबल और 30 तक के वर्गमूल और घनमूल, इन चीज़ों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। कम से कम की बात करें 30 तक आप अच्छे से तैयार कर रखिए, जुबान पर रटे होने चाहिए। जैसे भी आपको कैलकुलेशन के सवाल आएंगे, आप आसानी से उसे देखते ही आगे सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे अच्छे तरीके से। आपके क्वेश्चन भी उसमें गलत होने के चांसेस कम रहते हैं अगर आपका कैलकुलेशन बढ़िया है तो साथियों। बस इसी में जो आपको ग्राफ और तालिका में जो 10-10 नंबर के जो 20 नंबर के जो पोर्शन है ग्राफ और तालिका, ये आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। इसमें भी आपको नॉर्मल क्वेश्चन प्रतिशत के बारे में पूछ लेगा, अनुपात समानुपात के बारे में पूछ लेगा, अधिकतम और कम के बारे में पूछ लेगा, ऐसे आपको तालिकाएं देके साथियों। तो इसमें आपको बिल्कुल भी नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन होंगे, आप आसानी से मुफ्त के नंबर ये भी होते हैं साथियों, आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप आगे की पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखिए साथियों। उसके साथ साथ मेरा कहना यही है, आप प्रैक्टिस पे अधिक से अधिक जोर दीजिए। अब प्रैक्टिस आप जितना करेंगे साथियों मैथ्स की और भी जितने भी चैप्टर आपके जीएस के पोर्शन है, आप उतने से कॉन्फिडेंट होंगे अपने आप में, एग्जाम के लिए उतने अच्छे से प्रिपेयर होंगे। तो साथियों, ये रहा आपका आज का सिलेबस और प्लानिंग पढ़ने की आप किस तरीके से बना सकते हैं, किस तरीके से आगे की पढ़ाई जारी कर सकते हैं। मैंने कोशिश की आप को अच्छे तरीके से बताने की, आप ताकि आप अच्छे से अपने आप को तैयार कर पाएँ साथियों। इसके साथ मैं ये बता दूं कि इसमें आपको 50 नंबर 60 नंबर लाने से कोई मतलब है नहीं पेट के एग्ज़ाम में, क्योंकि आप किसी भी परीक्षा में, क्योंकि जो हमारी फॉर्म अप्लाई करने की जो संख्या है वो 37 लाख है साथियों। 37 लाख साथियों इसमें फॉर्म अप्लाई हुए हैं यूपी ट्रिपल सी पेट के एग्जाम में। और कोई भी वैकेंसी राज्य स्तर पे स्टेट पे हमारे यूपी स्टेट में आएंगी तो उसमें 10,000 से ज़्यादा सीटें नहीं होती हैं, आपको ध्यान देना है। 10,000 सीटों में आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर शॉर्ट लिस्ट तैयार किया जाएगा तो इसमें से 2.5 लाख 3 लाख बच्चों को लिया जाएगा। 37 लाख में सिर्फ 2.5 लाख 3 लाख, तो आप इसे अनुमान लगा सकते हैं कि हमें किस तरीके से तैयारी करना है और हमें अधिकतम कितना मार्क्स लाने की ज़रूरत है। तो इसमें जो शॉर्ट लिस्ट में अगर आप 50 नंबर 60 नंबर लाते हैं तो शॉर्ट लिस्ट में आने के लिए आपके लिए ऑप्शन बहुत कम बचते हैं। तो आप उस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमें कितना नंबर लाना होगा साथियों आगे। तो आप उस तरीके से प्लानिंग करिए और जो समय बचा है आपके लिए 1-1.5 मंथ का, आप 1.5 मंथ में अच्छा से अच्छा स्कोर के लिए आप मेहनत करिए। और अभी भी आपके लिए समय है, 1.5 मंथ बहुत होता है, आप अच्छे से अभी तैयारी करेंगे तो आप 80 अगर प्लस कर रहे हैं, 80 के आसपास
पहुंच रहे हैं तो आपका स्कोर सम्मानजनक होगा, अच्छा होगा स्कोर, तो आप शॉर्ट लिस्ट किए जा सकते हैं हर एक एग्ज़ाम के लिए। तो आपके लिए बेहतर होगा 80 प्लस के, 80 के नज़दीक पहुंचा जाए किसी तरीके से। तो ये आपका एक स्ट्रेटजी होगी, आप ये प्लानिंग करके चल रहे होंगे कि हमें 80 के आसपास कम से कम पहुंचना होगा। और जिस तरीके से सिलेबस है साथियों, 80 लाना बहुत ही टफ नहीं है, बहुत आसान है 80 लाना सिलेबस को देखते हुए। आप थोड़े से बस ध्यान से सिलेबस को कवर करने की ज़रूरत है साथियों। बस आप बस यही कहूँगा आपसे, बस बहुत ज़्यादा लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद की स्ट्रेटजी बना सकते हैं इसके साथ साथ, आप जिस तरीके से भी पढ़ रहे हैं आप अपनी स्ट्रेटजी बना के पढ़ाई कर सकते हैं साथियों इसके साथ। तो साथियों बस आज की क्लास बस यहीं तक। और आपको ये क्लास कैसी लगी, क्या स्ट्रेटजी आपको मेरी पसंद आई, आप इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं या किस तरीके से आगे की प्लानिंग है, आप सारी चीज़ों को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज की क्लास को मैं यहीं रोकूंगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना जरूर यार, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना अभी तक नहीं किया है। तो आप यहीं अपने वीडियो को रोकता हूँ और मिलता हूँ आपसे नए प्रैक्टिस सेशन में, नई क्लास में। आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू।